हेलो स्टूडेंट। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये बच्चों अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है जो हम समझने जा रहे हैं। जेनेटिक्स के एक तरह से दो पार्ट होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हम पढ़ चुके हैं। नया चैप्टर जेनेटिक्स का ही अगला पार्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक तरह की क्लासिकल जेनेटिक्स आप कह सकते हैं। जो हमने पहले सीखा है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, और ये जो जेनेटिक्स हम पढ़ने वाले हैं ये एक तरह की क्लासिकल जेनेटिक्स होती है, जिसमें हम मेंडल के बारे में समझते हैं, मेंडल ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब बात यहाँ सीखेंगे, कैसे कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ सीखने वाले हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम मेंडल से रिलेटेड सारी बातें सीखेंगे। उसके बाद पोस्ट मेंडलिज्म एक पार्ट आता है जो मेंडल के बाद की जेनेटिक्स है, उसको पढ़ते हैं, जिसके अंदर कई तरह की इनहेरिटेंस आपको समझाई जाएगी, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसी बहुत सारी आती है। फिर समझेंगे लिंकेज के बारे में, फिर हम समझेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो इसमें ऐसे कई सारे टॉपिक को हम कवर करते हैं। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अच्छा, इससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में 5, 6, 7, 8 इस रेंज में यहाँ क्वेश्चन आते हैं। 5 से लेके 8, 9 तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, और ये भी बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर ये एक बार आपको समझ में आ जाए, ये चैप्टर एक बार समझ में आ जाए, तब तो फिर आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। इसको बार बार ज़्यादा रिवाइज भी नहीं करना पड़ता है, बस एक बार दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए कि कैसे यहाँ पर हम दो प्लांट का आपस में क्रॉस कराते हैं, उनकी क्या टेक्निक होती है, क्या तरीका होता है, एक बार बस क्लियर हो जाए हमें। और आप देखना हर जगह तरीका एक जैसी होगा, बस हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। एक बार बस ये ढंग से आपको ये क्रॉस कैसे किए जाते हैं, नई वैरायटी कैसे बनती है, वो आपको एक आइडिया हो जाए। क्लियर? तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हमें मॉड्यूल से तो पढ़ना ही है, एनसीईआरटी को भी साथ में लेके जो उसकी लाइनें लिखी है वो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहे, और साथ ही साथ अपनी एक कॉपी ज़रूर बना के रखें। इस टॉपिक के अंदर हम क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करते हैं कि ये प्लांट का जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ऑफस्प्रिंग में क्या पॉसिबिलिटी आएगी, तो आपको फिर क्रॉस करके निकालना पड़ता है। तो वहाँ पर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप लोगों को कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग अपने साथ साथ एक पैरेलल कॉपी भी बना के रखें। तो आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है, मॉड्यूल, एनसीईआरटी और अपनी कॉपी जो हम रजिस्टर बनाते हैं वो वाला। जो भी बातें यहाँ पे लिखी जा रही है वो आप लोग नोट भी करते रहें। क्लियर? ये बार बार कहने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से आप नोट करते रहे। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, ये जेनेटिक्स टर्म दी किसने है। तो अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक टर्म वाज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जेनेटिक्स टर्म दी थी। बात आती है जेनेटिक्स में क्या हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर 2 चीज़ों की स्टडी होती है। एक तो होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है वेरिएशन। तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन दोनों की कलेक्टिव स्टडी ही एक तरह से हम कहते हैं जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स क्या होती है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। अब एक एक करके इनके मीनिंग समझते हैं कि हेरिडिटी किसको कहा जाता है और वेरिएशन किसको कहा जाता है, इनके क्या मीनिंग है वो हमें क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हेरिडिटी किसको कहते हैं। हेरिडिटी के अंदर हम उस चीज़ों को स्टडी करते हैं कि कैसे कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। मतलब पेरेंट से बच्चों के अंदर कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसकी स्टडी करना ही हेरिडिटी होता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए बच्चों एक मेल एलिफेंट है और फीमेल एलिफेंट है। मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट दोनों का क्रॉस हुआ तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उनकी जो संतान आने वाली है, वो हमेशा एलिफेंट ही आएगी, कभी गधा नहीं हो सकता। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे बनते हैं। तो जैसा पेरेंट्स था वैसा बच्चा बना, तो ये कैरेक्टर जा रहे हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर ही बच्चों में गए होंगे तभी तो सेम बने होंगे। तो ऐसे कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, उसकी स्टडी को ही हम हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे बच्चे बनते हैं। अगर पेरेंट्स एलिफेंट है तो बच्चे भी एलिफेंट ही होंगे। तो इसके लिए एक वर्ड्स लिखा जाता है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। तो बच्चों का पेरेंट्स के सिमिलर होना, इसी को हम लाइक बिगेट्स लाइक कहते हैं, और ये सब हेरिडिटी की वजह से होता है। तो हेरिडिटी क्या चीज है?
स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, उसकी स्टडी को ही हम हेरिडिटी नाम दे देते हैं। वो जो स्टडी की जाती है उसी को ही हम हेरिडिटी कह देते हैं। जैसे ऐसे समझिए आप, मान लीजिए पेरेंट्स की हम बात करें, ह्यूमन में ही समझते हैं। पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, माता पिता दोनों की हाइट बहुत बढ़िया है, पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, तो जनरली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो बच्चा होगा उसकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी। यानी पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चों की हाइट अच्छी आती है। इसका मतलब हाइट का जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हुआ। तो पेरेंट्स से बच्चों में से कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, उसकी स्टडी करना, यही बच्चों हेरिडिटी कहलाता है। और ये कैरेक्टर जाएंगे तभी तो बच्चे अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं। लेकिन एक बात आपने ये भी कई बार नोटिस किया होगा कि अगर पेरेंट्स की हाइट तो अच्छी है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनकी हाइट में, बच्चों की हाइट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी रह जाती है, या कई बार उनसे भी बड़े हो जाते हैं। दोनों बातें हो सकती है। पेरेंट्स की हाइट से बच्चों की हाइट कई बार ऐसा होता है कि छोटी भी रह सकती है, कई बार बड़ी भी हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो जो डिफरेंस आ गया, बच्चे की हाइट पेरेंट्स से डिफरेंट आ रही है, तो वो जो डिफरेंस आ जाता है, उन्हीं डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। दो बातें हो गई, कैसे कैरेक्टर जा रहा है, पेरेंट्स से कैरेक्टर कैसे बच्चों में जा रहा है, उसकी स्टडी तो हो गई, हेरिडिटी। कैरेक्टर जाने के बाद भी कई बार डिफरेंस आ जाता है, तो जो डिफरेंस आ जाता है उन्हीं को हम वेरिएशन कह देते हैं। एक बात मुझे बताओ, मेरी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं, क्या बताओगे? यस, वेरी गुड, 46। सबकी सेल के अंदर 46 है। इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन हैं, सबके अंदर नॉर्मल कंडीशन में आप देखो तो वही 46 क्रोमोसोम है, और सबके अंदर क्रोमोसोम सेम है। हम सबके अंदर क्रोमोसोम सेम है, हम सबके अंदर जीन सेम है, जीन भी सेम है, हम सब एक ही स्पीशीज के, क्रोमोसोम सेम, जीन सेम, तो फिर हम सब में डिफरेंस क्यों है? कहीं ना कहीं हम सब में डिफरेंस तो है। और ये जो डिफरेंसेस है, एक ही पॉपुलेशन के होते हुए भी हम सब में डिफरेंसेस आते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम वेरिएशन कहते हैं। और इन वेरिएशन को ही हम डिटेल स्टडी भी करते हैं। तो वेरिएशन होती क्या है? डिफरेंसेस दैट आर सीन एमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। एक स्पीशीज के होते हुए भी अगर उनमें डिफरेंस आ जाए तो उन्हीं को कहा जाता है वेरिएशन। अब बात आती है डिफरेंस क्यों आ जाते? तो इन डिफरेंस आने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। डिफरेंस आने के पीछे बच्चों एक रीजन तो होता है जैसे म्यूटेशन, और होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आगे हम पढ़ते भी हैं। क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन तो हम पढ़ चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, वो भी हम सीखेंगे। तो म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब के कारण एक ही स्पीशीज के मेंबर में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस को कहा जाता है वेरिएशन। बात समझ में? तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन दोनों को मिला के बन गया जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या स्टडी कर रहे हैं? एक तो कैरेक्टर कैसे जा रहा है, वो तो हो गया हेरिडिटी। जाने के बाद भी डिफरेंस आ जाए तो वो वेरिएशन है, और इन दोनों को कलेक्टिव स्टडी करना, यही बच्चों कहलाता है जेनेटिक्स। अब एक वर्ड बच्चों को बड़ा परेशान करता है, और वर्ड आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? कई जगह हेरिडिटी लिखा जाता है, कई जगह इनहेरिटेंस लिखा जाता है। क्या डिफरेंस है? हमने अभी सीखा पेरेंट्स से कैरेक्टर का बच्चों में जाना, पेरेंट्स से कैरेक्टर का बच्चों में जाना, ये तो कहलाता, बच्चों में जाना, उस स्टडी को कहा जाता है हेरिडिटी। कैसे कैरेक्टर जा रहा है उस स्टडी करना, हेरिडिटी। लेकिन वहां जो प्रोसेस चल रही होगी उसी प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक तरह की क्या है बच्चों? प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बस इतना ध्यान रखो, कैरेक्टर जा रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को तो हेरिडिटी कहा जाता है। और वो जो प्रोसेस चल रही होगी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कैसे वो जा रहे होंगे, कैसे गैमेट्स बन रहे होंगे, अगली जनरेशन आ रही होगी, तो वो जो पूरी प्रोसेस फॉलो की जा रही होगी उसको हम इनहेरिटेंस कह देते हैं। तो इतना याद रखो, ये एक स्टडी है, और इस स्टडी और ये जो है ये प्रोसेस है। बात समझ में? तो दोनों में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। कई जगह तो हम दोनों सेम मीनिंग यूज कर लेते हैं, कई जगह तो हेरिडिटी कहें, इनहेरिटेंस कहे, बात एक ही चलती है। लेकिन अपने को हल्का सा डिफरेंस जो है वो क्लियर रखना है। अच्छा, ये जो बातें हैं आप लोग नोट भी करके रखें साथ साथ। अच्छा, जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? डब्ल्यू बेटसन ने। तो ये आप लोग याद रखना है। एक खास बात ये आती है कि जेनेटिक कैरेक्टर बनते कैसे होंगे। पहली बात आती है जेनेटिक कैरेक्टर होता क्या है। जैसे बच्चों, अपनी बॉडी के जो भी अपने फीचर है, जो जीन की वजह से बने, फीचर जो जीन्स की वजह से बने हैं, वही जेनेटिक कैरेक्टर है। जैसे अपनी हाइट,
अपनी जो हाइट दिखाई दे रही है ये सब जीन की वजह से होती है। अपने अंदर उसकी जीन है और उसी जीन से अपनी हाइट बनी है। तो ये हाइट का आना, अपना स्किन का कलर होना, अपने हेयर कर्ली है, स्ट्रेट है, ये होना, ये सब जीन्स की वजह से होते हैं। और जो भी जीन्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं को हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। एक खास बात हम समझने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर मतलब जो जीन की वजह से बनते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड। फॉलोइंग कंडीशन हमें चाहिए होती है। क्या क्या चाहिए होती है? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। अगर किसी पर्सन की हाइट बढ़ाना है, बहुत ध्यान से सुना, अगर किसी पर्सन की हाइट बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहली एसेंशियल चीज होनी चाहिए जीन। जीन शुड बी प्रेजेंट। जीन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये सेल है, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम का ये छोटा सा पार्ट जीन कहलाता है। जीन क्या होता है? क्रोमोसोम का वो छोटा पार्ट, ये जीन कहलाता है। अच्छा, अब ये जीन क्या करती है? आरएनए बनाती है। अरे डीएनए या डीएनए होगा, आरएनए बनाएगी, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन मतलब एक तरह से एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा, जानते हैं हम सभी। अब ये जो प्रोडक्ट होता है, यही प्रोडक्ट फाइनली आगे जाके अपनी हाइट को बढ़ाता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट होते हैं, इसी ने अपनी हाइट को ऐसे इनहेंस किया, हाइट को बढ़ाया। तो यहां पर ये जो हाइट आई है, ये हाइट आई है इस जीन की वजह से आई है। अरे जीन की वजह से ये सारा काम हुआ और हाइट आ गई। तो ये जो हाइट है, ये अपने आप में यहां बन जाता है कैरेक्टर। ये बच्चों अपने आप में क्या बन गया? कैरेक्टर। लेकिन ये जीन की वजह से बना, तो ऐसे कैरेक्टर को हम नाम दे देंगे जेनेटिक कैरेक्टर। जेनेटिक कैरेक्टर किसको कहते हैं? जो जीन की वजह से कैरेक्टर बनता है, ऐसे कैरेक्टर को हम जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं। बात समझ में? अब मुझे बताओ, अगर इस हाइट को बढ़ाना है, अगर हाइट को बढ़ाना है तो ये जीन होना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, अगर ये जीन नहीं होती तो क्या होता? जीन नहीं होती तो ये कुछ नहीं होता, और जब ये कुछ नहीं होता तो हाइट कैसे बढ़ती? यानी अगली जनरेशन में अगर हाइट बढ़ाना है तो इस जीन का जाना बहुत जरूरी है। अगर ये जीन नहीं जाएगी तो कभी हाइट बढ़ ही नहीं सकती बेटे। तो हाइट को बढ़ाने के लिए जीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीन शुड बी प्रेजेंट। अब मान लीजिए, सपोज करो कि जीन तो है, लेकिन साथ साथ ये आरएनए प्रोटीन भी बनाए, मतलब ये पूरी प्रोसेस फॉलो करे, मतलब ये यहां एक्सप्रेस भी हो। एक्सप्रेस जानते ना, कई बार हमने मॉलिक्यूलर चैप्टर में यूज किया था, आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनना, ये एक्सप्रेस है। अगर ये जीन प्रॉपर एक्सप्रेस होगी तभी हाइट बढ़ेगी। तो इसका मतलब इस जीन का एक्सप्रेस होना भी बहुत जरूरी है। तो सेकंड यहां मेन बात आती है, जीन शुड बी एक्सप्रेस। सपोज करो कि ये जीन तो आ गई, लेकिन इसमें ऐसी कुछ गड़बड़ हुई, जीन में ऐसी कुछ गड़बड़ हुई कि ये आरएनए प्रोटीन कुछ नहीं बना रही है। आरएनए प्रोटीन कुछ नहीं बना रही है, और जब ये कुछ नहीं बनाएगी तो यहां पर हाइट कैसे आएगी? तो हाइट लाने के लिए इस जीन को आरएनए प्रोटीन बनाना पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेस भी होना पड़ेगा। तो सबसे मेन बात, जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, जीन साथ साथ एक्सप्रेस भी होनी चाहिए। जीन होने से सब कुछ नहीं होगा, उसका एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और एक थर्ड बात और होती है कि अगर इस जीन को एक्सप्रेस करना है तो यहां आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए कुछ जीन के केस में स्पेशल फैक्टर चाहिए होते हैं। जैसे अगर हाइट को बढ़ाना है ह्यूमन में, तो हाइट को बढ़ाने के लिए स्पेशल हार्मोन चाहिए होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? इस जीन को एक्सप्रेस कराते हैं, और ये जीन एक्सप्रेस होगी तो हाइट आएगी। यानी इस जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए ये यहां पर एक तरह का फैक्टर हो गया, ये सुटेबल कंडीशन होगी, सुटेबल फैक्टर हो गए। ये फैक्टर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सुटेबल कंडीशन, सुटेबल फैक्टर नहीं होता तो ये कभी एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती थी। तो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फॉर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन करने के लिए सुटेबल कंडीशन रिक्वायर होनी चाहिए। अब ये सुटेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ये सुटेबल कंडीशन क्या हो सकती है? तो ये सुटेबल कंडीशन हार्मोन्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकता है, ये सुटेबल कंडीशन, विटामिन्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन हो सकता है। तो कुछ भी ऐसी कंडीशन जिससे ये जीन एक्सप्रेस करे, वो होना भी जरूरी है। मतलब इसको एक्सप्रेस कराने के लिए इस तरह के फैक्टर, इस तरह की सुटेबल कंडीशन का होना बहुत एसेंशियल है। तो मुझे बताओ, इस हाइट को लाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? वेरी गुड, 3 चीजें चाहिए। क्या क्या? जीन तो चाहिए, बिना जीन के काम नहीं होगा। जीन चाहिए, साथ ही साथ वेरी गुड एक्सप्रेस भी करनी चाहिए, और इसको एक्सप्रेस कराने के लिए ये सुटेबल कंडीशन भी होनी चाहिए। तो जेनेटिक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए 3 सबसे बेसिक बातें हैं। जीन प्रेजेंट हो, एक्सप्रेस हो, और साथ साथ वो एक्सप्रेस के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्लियर? इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये हार्मोन्स नहीं होंगे,
मतलब ये इन्वायरमेंट नहीं होगा, ये एक्सप्रेस नहीं होगी, तो कैरेक्टर कैसे होगा? कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पेरेंट्स से हाइट की तो जीन आ गई, हाइट की जीन तो अच्छी आ गई, पेरेंट्स से हाइट की जीन तो अच्छी आ गई, लेकिन हार्मोन नहीं है। और जब हार्मोन नहीं है तब तो फिर बच्चों को कितना ही कॉम्प्लेन पिलाओ, कितना ही बॉर्नविटा पिलाओ, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सुटेबल कंडीशन नहीं है। तो जीन तो आई जाती है, साथ साथ उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह की कंडीशन का होना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, सभी अच्छे से बताना, अपनी जो हाइट होती है, अपनी हाइट लगभग 18, 19, 20 इस एज तक बढ़ती है, 18 से 20 साल के आसपास की हाइट बढ़ जाती है। उसके बाद अपनी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? अपने अंदर जो हाइट की जीन होती होगी उसको हम बाहर फेंक देते होंगे, फिर ऐसा क्या होता है कि हाइट बढ़ना बंद हो जाती है? अगर हाइट की जीन है तब तो फिर बुढ़ापे तक अपनी हाइट लगातार बढ़ती चली जानी चाहिए थी, तो फिर ये हाइट बढ़ना बंद क्यों हो जाती है? एक एज तक ही क्यों बढ़ती है? हाँ, उस टाइम पर भी, बुढ़ापे में भी जीन तो होती है, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में हाइट की जीन है, जीन तो होगी, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस होना बंद हो जाती है। और एक्सप्रेस होना बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि ये सुटेबल कंडीशन नहीं होती, ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं। और जब ये हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे तब तो फिर ये एक्सप्रेस नहीं होगी, तो हाइट कहां से बढ़ेगी? तो ये ध्यान रखना, सुटेबल कंडीशन का होना भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, इंसुलिन का लेते हैं। आप सभी जानते हैं इंसुलिन की जीन कहां होती है? सबको आंसर आना चाहिए इसका, इंसुलिन की जीन कहां होती है? सोचो जरा। हाँ, बॉडी की कौन सी सेल में? यस, बॉडी की पेनक्रियास की बीटा सेल में? नहीं, बॉडी की हर सेल में। अपनी स्किन की सेल की बात करें ना बेटे, तो यहां पर भी सेल है, और सेल है तो वही 46 क्रोमोसोम है, तो यहां पर भी इंसुलिन की जीन है। अपने आई के अंदर इंसुलिन की जीन है, ईयर के अंदर है, मैं कहूंगा बॉडी की हर सेल में है। तो बॉडी की हर सेल के अंदर इंसुलिन की जीन है। लेकिन आप सभी जानते हैं इंसुलिन का फॉर्मेशन केवल पेनक्रियास की, वेरी गुड, बीटा सेल में होता है। जो पेनक्रियास की बीटा सेल होती है वह इंसुलिन होता है। मुझे बताओ जीन कहां है? हाँ, जीन तो हर सेल में है, लेकिन इंसुलिन बनता पेनक्रियास की बीटा सेल में। बात आती है स्किन के अंदर जीन तो है, लेकिन वो इंसुलिन क्यों नहीं बना रही है? यस, इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि ये जीन यहां एक्सप्रेस नहीं हो रही है, और इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो रही है क्योंकि सुटेबल कंडीशन अब्सेंट है। तो एक बार फिर पूछता हूं मैं, क्या स्किन में क्या इंसुलिन की जीन है? यस, स्किन की सेल में इंसुलिन की जीन है, लेकिन यहां इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सुटेबल कंडीशन नहीं है। बात आती है पेनक्रियास की बीटा सेल में इंसुलिन क्यों बनता है? यस, इसीलिए वहां बनता है क्योंकि वहां सुटेबल कंडीशन है, और सुटेबल कंडीशन है तो वही इंसुलिन की जीन को एक्सप्रेस करा पाता है। अरे बात समझ में आई? तो जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन होना सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए इन सुटेबल कंडीशन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एक एग्जांपल लो ले, इंटेलिजेंसी, बुद्धि की बात करें। इंटेलिजेंसी लाने के लिए, बुद्धि लाने के लिए 25 जीन काम करती है, 25 जीन्स मिलकर इंटेलिजेंट बनाती है। अब बच्चों, हम सबके अंदर इंटेलिजेंसी की जीन तो है, हम सबके अंदर इंटेलिजेंसी की जीन है, लेकिन वही बात, जीन होना सब कुछ नहीं है, जीन को एक्सप्रेस कराना पड़ता है, और उसको एक्सप्रेस कराने के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए, और वो सुटेबल कंडीशन है पढ़ना लिखना। अरे पढ़ना लिखना पड़ेगा तब जाके तो वो जीन काम करेगी। तो ध्यान रखो, हम सबके अंदर पढ़ने लिखने की, इंटेलिजेंसी की जीन तो अच्छी है, बुद्धि की जीन अच्छी है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कराने के लिए हमें उस तरह का एनवायरनमेंट देना पड़ता है, उस तरह की हमें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। तो हमने क्या सीखा? कैरेक्टर को लाने के लिए 3 बातें चाहिए, जीन, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के साथ साथ सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो ये बातें भी आप स्पेशली ध्यान रखें। मैं आपसे बार बार पूछूंगा, जीन होने से काम नहीं होगा, साथ ही साथ उसका एक्सप्रेशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों इतना? अच्छा, जेनेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका जेनेटिक्स में रोल रहा है उन्हीं के बारे में यहां बताता हूं। हिस्ट्री ऑफ सम रिसर्चर्स, इनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं ग्रिगोर जोहान मेंडल। मेंडल के बिना जेनेटिक्स चलती ही नहीं बच्चों, मतलब जेनेटिक्स की शुरुआत ही मेंडल से होती है, और इन्हीं मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्हीं से ही जेनेटिक्स के एक तरह से कहें तो हमें बेसिक प्रिंसिपल समझ में आने लगे थे। मेंडल ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, आप लोग को ये पता भी होगा कि इन्होंने पी प्लांट, पाइसम सटाइवम पे वर्क किया था।
इन्होंने क्यों पायसम सटाइवम को चूज किया था, क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सब बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपको मेंडलिज्म पढ़ाऊंगा। तो जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में इनके बारे में समझा दिया जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, ग्रीगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर। नेक्स्ट साइंटिस्ट है डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इन्हें जेनेटिक्स कहते हैं, इन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जेनेटिक्स का एक मॉडर्न फॉर्म प्रेजेंट किया था। अच्छा, मॉडर्न फॉर्म मतलब एक तरह की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी। इन्होंने क्या क्या टर्म यूज की थी, जो जेनेटिक्स हम बोलते हैं, शुरुआत हमने की थी। जेनेटिक्स टर्म किसने दी थी? डब्ल्यू बेटसन, ये वही साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ही अलील वर्ड यूज किया था। अब ये अलील्स क्या होते हैं ये भी हम सीखेंगे। अच्छा, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जेनेटिक्स में ये टर्म बहुत काम आती है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी टर्मिनोलॉजी डब्ल्यू बेटसन ने दी थी। अब ये अलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में हम बस थोड़ी देर बाद इनको समझने वाले हैं। मतलब आगे हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो वहां ये टर्म आपको क्लियर की जाएगी। अभी इतना ध्यान रखो, डब्ल्यू बेटसन ने कौन कौन सी टर्म दी हैं? तो जेनेटिक्स, अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी टर्मिनोलॉजी देने वाले साइंटिस्ट डब्ल्यू बेटसन ही थे। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। बात आती इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए किस पर? तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ड्रोसोफिला पर। किस पर? ड्रोसोफिला। जैसे मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किए थे, जानते हो सभी आप। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पर किए थे। क्यों मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को चूज किया होगा, ड्रोसोफिला पे वर्क करने से क्या फायदा होता है, इसको भी मैं आगे समझाऊंगा। ये बस नाम अभी ध्यान रखो, डिटेल में सब समझने वाले हैं। क्लियर। मॉर्गन की जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को ड्रोसोफिला के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा कि इन पर स्टडी करना क्यों पसंद किया जाता है। अच्छा, मॉर्गन साहब ने भी कई तरह की टर्म दी थी। इन्होंने सबसे फेमस टर्म दी थी लिंकेज। लिंकेज क्या होता है अभी हमें नहीं आता, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, ये बस टर्म है, सब पढ़ने वाले हम। लिंकेज, इसी तरह से सेक्स क्रोमोसोम की लिंकेज, जिनको सेक्स लिंकेज कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर टर्म इन्होंने दी थी। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इन्होंने दी थी। तो लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट मॉर्गन साहब थे। जेनेटिक्स में मॉर्गन साहब का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मेंडल का रोल है, मॉर्गन साहब ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। ये भी हम सीखेंगे जब मेंडल की जेनेटिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे, आगे हम मॉर्गन की जेनेटिक्स ही पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सब बातें आपको क्लियर की जाती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर का अपोजिट सेक्स में जाना, यानी फादर के जो कैरेक्टर है, फादर के कैरेक्टर डॉटर में आ जाए और मदर के कैरेक्टर सन में आ जाए। फादर के डॉटर, मदर के सन, तो ऐसे अपोजिट सेक्स में कैरेक्टर का जाना वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये क्यों होता है इसको भी हम आगे सब समझेंगे। अभी बस ये टर्म आप ध्यान रखो। जब मैं आप लोगों को लिंकेज समझाऊंगा तो लिंकेज समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत, इसमें 2-3 लेक्चर लग जाते हैं। जब हम लिंकेज समझेंगे, पूरा लिंकेज पढ़ा देंगे और फिर कहेंगे, क्वेश्चन आएगा लिंकेज टर्म वाज गिवन बाय, क्या आंसर आएगा? टी.एच. मॉर्गन। मतलब इतना सारा समझाने के बाद क्वेश्चन तो यही आता है कि लिंकेज टर्म किसने दी थी? मॉर्गन ने। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंकेज टर्म किसने दी है? तो मॉर्गन साइंटिस्ट ने दी थी। मॉर्गन साहब ने एक बात और अच्छी कही थी, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन क्रोमोसोम। जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली अरेंज होते हैं। ऐसा समझिएगा, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन है। जैसे ये ए, ये जीन है, ये बी, ये जीन है, सी, ये जीन है। तो ऐसे एक के पास एक लीनियरली अरेंज होती है। और ये बात किसने बताई थी? मॉर्गन साहब ने। तो मॉर्गन साहब ने कहा था कि क्रोमोसोम पर ये जीन लीनियरली अरेंज होती है। आप लोगों को मॉर्गन साहब के 2-3 बातें याद रखना है। ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, बहुत सारी टर्म दी हैं, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी, क्रोमोसोम के ऊपर जीन लीनियरली अरेंज होती है। ये बातें इन्होंने समझाई थी। क्लियर। नेक्स्ट साइंटिस्ट लेते हैं ए. गैरेट। ए. गैरेट को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, या इन्हें हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये होते हैं ए. गैरेट। क्लियर।
अच्छा, इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसीज को समझाया था। पहले इन्होंने जेनेटिक डिसऑर्डर समझाई थी, उसका नाम था एल कैप्टोन्यूरिया, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसे आप डिजीज चैप्टर में पढ़ते भी है कि ब्लैक यूरिन डिजीज के अंदर अफेक्टेड पेशेंट के अंदर यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। वो एक एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस वाली डिजीज के अंदर यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, और ब्लैक हो जाता है इसलिए इसको नाम दिया गया ब्लैक यूरिन डिजीज। और इस डिजीज को, अच्छा, ये पहली ह्यूमन जेनेटिक डिजीज थी जिसको डिस्कवर किया था ए गेरट साइंटिस्ट ने। तो ए गेरट को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अच्छा, कौन किसके फादर है एक बार फिर सुन लीजिएगा। मेंडल, बोलो बच्चों, हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्लियर। फिर कहा जाता है, अच्छा, टीएच मॉर्गन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और ए गेरट को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ये साइंटिस्ट के नाम आप यहां ध्यान रखिए। वैसे इस चैप्टर में भी आगे और साइंटिस्ट भी आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, उनको भी मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। अभी तो ये 4 साइंटिस्ट के बारे में आप ध्यान रखिए। डिटेल में इन सब के बारे में आगे आएगा, जैसे मॉर्गन के बारे में भी आगे आने वाला है, मेंडल के बारे में भी आगे आने वाला है कि इनके बारे में क्या क्या खास बातें और है, क्लियर। ये जो साइंटिस्ट के नाम है इन्हें अभी आप ध्यान रखें। जेनेटिक्स के अंदर टर्मिनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हमें टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तभी हम बच्चों जेनेटिक्स को अच्छे से समझ पाते हैं। कई तरह की टर्म हमें समझनी पड़ती हैं, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऐसी बहुत सारी टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो पहले बच्चों आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। आगे जब हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो पहले वो टर्म का मीनिंग तो क्लियर हो। तो हम पहले टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे पहली टर्म हम लेते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो उसका स्पेशल फीचर होता है, यही बच्चों कहलाता है कैरेक्टर। अब ये फीचर जीन की वजह से बनते हैं और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अपनी ही बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी में जो अपनी हाइट है ये अपनी जीन की वजह से बनी है, मतलब ये कैरेक्टर है। इसी तरह से अपना स्किन का कलर ये एक कैरेक्टर होता है, अपना आई कलर कैसा है वो कैरेक्टर होता है, अपने हेयर स्ट्रेट हैं, कर्ली है, वो एक कैरेक्टर हो सकता है, अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है वो एक कैरेक्टर हो सकता है। तो जो भी अपनी बॉडी में फीचर्स है यही अपने कैरेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे कैरेक्टर प्लांट में भी बहुत सारे हैं, जैसे प्लांट की हाइट, प्लांट में फ्लावर कलर, प्लांट में पोड मतलब फली, मटर की जो फली होती है तो पोड कलर हो सकता है, पोड का शेप हो सकता है, सीड का शेप हो सकता है, सीड का कलर हो सकता है। तो ऐसे प्लांट में भी बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो कैरेक्टर क्या समझेंगे बच्चों? एनी फीचर। जैसे ये एक फीचर क्या हो सकते हैं, तो ये स्टेम हाइट मतलब प्लांट की हाइट कितनी है, फ्लावर कलर कैसे हैं, तो ये फीचर कहलाते हैं। अब आता है टर्म ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स अगर तैयार हो जाए, कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म तैयार हो जाए तो उन्हीं को हम ट्रेट कह देते हैं। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म का बनना वो ट्रेट कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, हाइट में टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। तो हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो ये डिफरेंट फॉर्म बने, इनको ट्रेट कह दिया। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लांट को ड्रॉ किया। अच्छा, ये प्लांट की हाइट दिख रही है, ये हाइट दिख रही है, तो ये जो मैंने ड्रॉ की है एक तरह से मैंने इनकी हाइट को बनाया। अब बताओ, ये जो हाइट है ये कहलाती है कैरेक्टर। हाइट क्या बन जाएगी? कैरेक्टर। अब इन हाइट को ध्यान से देखोगे तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, यानी हाइट दो तरह से है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये ज्यादा हाइट वाला है तो ये बन गया टॉल, और कम हाइट वाला है तो ड्वार्फ। अब बताओ, हाइट के भी तो अलग अलग फॉर्म हो गए, टॉल भी हो गया, ड्वार्फ भी हो गया। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म बने हैं, टॉल ये बन गया ट्रेट, ड्वार्फ ये बन गया ट्रेट। तो इस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को ही क्या कहा जाता है? ट्रेट कहा जाता है। जैसे मुझे बताइए, फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर। अब फ्लावर कलर वॉयलेट भी हो सकते हैं और इस तरह से ये वाइट भी हो सकते हैं। तो बताइए, कैरेक्टर के ये डिफरेंट फॉर्म आ गए तो इन्हीं फॉर्म को नाम दे दिया जाएगा ट्रेट, तो इनको ट्रेट कह दिया जाएगा। तो कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म क्या बन जाते हैं बच्चों? ट्रेट बन जाते हैं। तो आगे कहीं कैरेक्टर वर्ड बोला जाए, ट्रेट बोला जाए, क्लियर सबको अच्छे से। और इन कैरेक्टर को लाने के लिए जीन होना बहुत जरूरी है। तो अगली डेफिनेशन हम समझते हैं जीन। जीन वर्ड जो है ये टर्म यूज की थी जॉनसन साइंटिस्ट ने, ये टर्म सबसे पहले इन्होंने दी थी। अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ने जेनेटिक्स के बजाय जो टर्म यूज की थी वो थी फैक्टर या एलिमेंट, मेन था फैक्टर। मेंडल ने कभी भी
जीन टर्म दी ही नहीं, वो तो कभी जीन बोलता ही नहीं था, वो बस हमेशा फैक्टर करके कहता था। और मेंडल जिस फैक्टर की बात करता था, एक्चुअली में आज के टाइम पे उसको जीन नाम दे दिया गया। मेंडल ने जो फैक्टर वर्ड यूज किया था वो आज के टाइम पे जीन होती है। क्लियर? पहले बात आती है जीन होती क्या है। जीन को हम समझें तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर्स को अपीयर करने के लिए क्रोमोसोम या डीएनए का छोटा सेगमेंट वही जीन कहलाता है। इसको हम एक डायग्राम समझते हैं। समझाने के लिए क्रोमोसोम बनाया। अब इस क्रोमोसोम का ये एक छोटा सा पार्ट है। अब ये जो छोटा सा पार्ट होता है, इसने यहां बनाया आरएनए। इस आरएनए से बना प्रोटीन। आरएनए ये पार्ट है, इस छोटे से पार्ट से आरएनए बनता है। हमने पढ़ा भी था, पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता, उसका ये छोटा पार्ट आरएनए बना रहा है। अब आरएनए से प्रोटीन बना और प्रोटीन ने जाके अल्टीमेटली हाइट को बढ़ाया। हाइट बढ़ाया मतलब कैरेक्टर लाया। अरे हाइट एक तरह से कैरेक्टर हो गई। तो मुझे बताओ, इस हाइट को लाने के लिए, कैरेक्टर को लाने के लिए पूरा डीएनए काम आया या ये छोटा सेक्शन? पूरा डीएनए छोटा सेक्शन? यस, कैरेक्टर को लाने के लिए छोटे से सेक्शन ने तो सारा काम किया है। तो ये जो छोटा सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको जीन कह देंगे। जीन मतलब वो छोटा पार्ट जिससे अल्टीमेटली कैरेक्टर आ जाए। अल्टीमेटली कैरेक्टर आ जाए तो उसे हम जीन कह देते हैं। तो जीन किसको कहते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसे डीएनए का ये एक छोटा सा सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को लाने के लिए जो छोटा सेगमेंट था वो जीन कहलाता है। अब बताओ, ये जीन अल्टीमेटली हाइट ला रही है, अल्टीमेटली हाइट ला रही है, तो मैं इस जीन को कह सकता हूं जीन ऑफ हाइट। ये हाइट की जीन है, ये हाइट की जीन यहां पे हो गई। सिमिलरली यहां पे मान लीजिए छोटा पार्ट है। अब इस छोटे पार्ट से यहां आरएनए बना, प्रोटीन बना और कलर आ गया, कैरेक्टर आ गया। कौन सा कलर? कोई भी कलर हो सकता है। तो ये कैरेक्टर आ गया। अब बच्चों, इस कैरेक्टर को लाने के लिए ये पार्ट काम आया, तो ये पार्ट भी अपने आप में जीन बन गया। और इस जीन को मैं कह दूंगा कलर की जीन। जैसे ये जीन किसकी है? हाइट की। ये जीन किसकी है? कलर की। तो एक बात बताओ, एक क्रोमोसोम पर ऐसी कई जीन हो सकती है, और एक क्रोमोसोम पर ऐसी बहुत सारी जीन लगी हो सकती है। तो जीन किसको कहते हैं? जो कैरेक्टर को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीन वो पार्ट है जो आरएनए प्रोटीन बनाए, यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट जनरली सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन। जो आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा उसको हम जीन कह देते हैं। ये डेफिनेशन हमने मॉलिक्यूलर चैप्टर में भी समझी थी कि जीन किसको कहा जाता है। क्लियर? तो डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाए, प्रोटीन बनाए, एक्सप्रेस हो, वो अपने आप में क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इस जीन के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा जाता है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? मान लीजिए ये वाली जीन यहां पर हाइट ला रही थी और ये सारी जो बातें चल रही थी, ये मान लेते हैं पेरेंटल सेल में। सब कुछ कहां हो रहा था? पेरेंटल सेल में। पेरेंट्स की हाइट बढ़ रही थी ये जीन की वजह से। अब बच्चों सपोज करिए, मान लीजिए ये नेक्स्ट जनरेशन में यहां पर भी फिर से हाइट को बढ़ाना है, नेक्स्ट जनरेशन में हाइट बढ़ाना है। तो अब बताइए, अगली जनरेशन में हाइट को बढ़ाना है तो इस जीन का जाना बहुत जरूरी है। जरा सोचो, अगली जनरेशन में ये क्रोमोसोम तो पहुंच गया, ये क्रोमोसोम यहां पहुंच गया, यहां पर क्रोमोसोम तो पहुंच गया, लेकिन ये सपोज करो जीन यहां नहीं पहुंच पाई। दिमाग लगाना अच्छे से। क्रोमोसोम तो पहुंच गया, लेकिन कुछ ऐसी गड़बड़ हुई कि इस जीन में डिलीशन हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। अगर ये जीन यहां नहीं पहुंची तो ये हाइट कभी आ ही नहीं सकती। अब इस बच्चों को चाहे कितना ही कॉम्प्लेन पिलाओ, कितना ही बॉर्नवीटा पिलाओ, हाइट बढ़ ही नहीं सकती। हाइट ही नहीं बढ़ सकती है क्योंकि जीन ही नहीं पहुंची। तो अगली जनरेशन में हाइट बढ़ाना है तो इस जीन का यहां जाना बहुत जरूरी है। अगर ये जीन यहां पहुंच गई, अगली जनरेशन में पहुंच गई, तो ये हाइट आ जाएगी। तो मुझे बताओ, इस हाइट को लाने के लिए क्या इस जीन का अगली जनरेशन में जाना बहुत जरूरी है? तो जीन अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगी तभी कैरेक्टर आएगा। इसीलिए जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये इनहेरिटेड होगी तो कैरेक्टर इनहेरिटेड होगा। अगर ये जीन नहीं जाएगी तो फिर तो कुछ भी कर लो, कैरेक्टर इनहेरिटेड हो ही नहीं सकता। तो जीन की वजह से ही अगली जनरेशन में कैरेक्टर इनहेरिटेड होते हैं। इसीलिए जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, यहां पर ये जीन अगर आप देखें केमिकली तो ये देखा जाए तो डीएनए तो चल रहा है। अरे यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और थोड़ी, यहां पर ये डीएनए तो नजर आ रहा है आपको, ये डीएनए तो चल रहा है। तो जीन में कुछ और नहीं, डीएनए ही होता है। तो हम जीन को ऐसे भी कह सकते हैं, केमिकली जीन डीएनए ही है। अरे डीएनए के तो पार्ट है। बस हमने क्या किया, डीएनए था जो आरएनए प्रोटीन बना रहा था, उसको हमने जीन लिख दिया। डीएनए के ऊपर ऐसा कोई लिखा नहीं होता आई एम जीन। ये पार्ट ने आरएनए प्रोटीन बनाया तो इस पार्ट को हमने अलग से नाम दे दिया जीन। अरे बात समझ में? एक बात बताना,
ये वाला डीएनए जीन है, यहां वाला डीएनए जीन है, लेकिन ये वाला जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये डीएनए ना तो आरएनए बना रहा है ना प्रोटीन बना रहा है, मतलब ये जीन नहीं है। तो हम कह सकते हैं जितनी भी जीन है वो अपने आप में डीएनए तो है। तो ऑल जीन्स आर डीएनए। कुछ याद है ऐसा? एक बार पहले बोला था जितनी भी जीन से सबके सब डीएनए होते हैं, बट ऑल डीएनएज आर नॉट अ जीन। हम कह सकते हैं ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनएज आर नॉट जीन। तो सभी जीन, जितनी भी जीन होती है वो सब डीएनए होती है, लेकिन सारा डीएनए जीन नहीं होता। तो ये स्पेशल पॉइंट है, सब ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट बच्चों आप अच्छे से याद भी रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन एक लाइन का आएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है? जीन को। तो जीन को ही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो जीन के टर्म क्लियर होना चाहिए सबको। क्या क्या बताया? डीएनए का छोटा पार्ट जो आरएनए प्रोटीन बनाता है, जो कैरेक्टर लाने का काम करता है, उसको जीन कहते हैं। केमिकली जीन कुछ और नहीं, ये डीएनए ही है। अरे ये जो डीएनए वही तो जीन है। बात समझ में? ऑल जीन्स, जितनी भी जीन से सब डीएनए ही है, लेकिन सारा डीएनए जीन नहीं हो सकता। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? हम बच्चों पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, पूरी जेनेटिक्स हम समझ लेते हैं, और बच्चों को यही पता नहीं होता कि जीन क्या थी। तो ये जीन तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये छोटा पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? जीन कहलाता है। इसी तरह से एक टर्म और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो होती है अलील्स। अलील्स कहें या इनको अलीलोमॉर्फ कहें, बात एक ही है। अच्छा, एलील या अलीलोमॉर्फ क्या होता है समझिएगा। अलील मतलब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन के अल्टरनेट फॉर्म जो होते हैं उनको अलील कहा जाता है। अब ये अल्टरनेट फॉर्म से क्या मतलब है, इसको भी मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। यहां पर ये क्रोमोसोम बना दिए, ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल सेम टाइप के, और सेम टाइप के हैं तो इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या नाम देंगे बच्चों? होमोलोगस। इन होमोलोगस क्रोमोसोम का ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने यहां लिख दिया जीन है। ये क्या है? जीन। और यहां पर भी ये छोटा सा पार्ट यहां पर जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। अब एक खास बात, ये क्रोमोसोम का छोटा पार्ट जीन कहलाता है। ये जीन मान लीजिए हाइट की है, बात को सुना सभी? ये जीन यहां हाइट की है, तो यहां पर ये जो जीन लगी है ये भी हाइट की होगी। अगर ये हाइट की है तो ये भी हाइट होगी, और दोनों का लोकस सेम होता है। मतलब इस सेंट्रोमियर से, ये जो बीच में दिखाई देता है इसको सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर से जितनी डिस्टेंस पे यहां पे होगा, ये भी सेंट्रोमियर से उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। और जहां पर ये जीन लगी होती है, ऐसे एरिया को लोकस कहा जाता है। लोकस मतलब जगह। तो जहां ये जीन लगी है उसको क्या कह देंगे? लोकस। अगर ये जीन हाइट की है तो ये जीन भी हाइट की होगी। एक बात हो, यहां बच्चों अगर मैंने समझाने के लिए यहां पर इस जगह मैंने कहा कलर की जीन है, बहुत अच्छे सुना सभी। यहां किसकी जीन है? कलर की। तो बताओ इस वाले होमोलोगस पे कलर की जीन कहां होगी? बिल्कुल सेम लोकस यहां है, तो एग्जैक्ट सेम लोकस मतलब यहीं पर ही, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पर ही यहां पर एक कलर की जीन होगी। यहां कलर की है तो सेम लोकस पर कलर की जीन होगी। अरे बात समझिए, ये हाइट की तो ये भी हाइट की, ये कलर की तो ये कलर की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा, सेम टाइप की ही जीन होती है। जो जीन इस पे, सेम जीन इस पे भी होगी। क्लियर? अब बच्चों ये जो जीन होती है, ये जीन यहां पर बनाती है आरएनए। कई बार बोल चुके हम, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन यहां पर प्लांट को मान लीजिए टॉल बना रहा है। इस प्रोटीन की वजह से एंजाइम बने, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुए, प्लांट की हाइट बढ़ गई, टॉल हो गया। अच्छा, जीन ने आरएनए प्रोटीन बनाया, मतलब यहां पर ये टॉल बना रहा है। ये जीन यहां प्रॉपर एक्सप्रेस हो रही है, प्रॉपर एक्सप्रेस हुई। अब बच्चों जीन ये भी सेम है, और सेम जीन है तो ये जीन भी यहां पर बनाएगी आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन भी यहां टोल लाएगा, मतलब ये भी एक्सप्रेस होगा। सेम ही तो करेगी। मतलब जो काम इस जीन ने किया, सेम काम ये भी करेगी, क्योंकि सेम टाइप की जीन है। अब बच्चों यहां पर ये प्लांट टोल थे, लेकिन हुआ क्या? जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इस जीन में बदलाव आ सकता है, आ तो सकता है। अब बात आती है बदलेगा कौन? हाँ, डीएनए में बदलाव लाने वाला एक ही चीज है, म्यूटेशन। अब यहां पर मान लीजिए म्यूटेशन हो गया। अच्छा, इसी हाइट की जीन में म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने से कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर प्रॉपर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं बना, कुछ गड़बड़ हो गई, प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना, और प्रोटीन नहीं बना तो प्लांट यहां पर ड्वार्फ ही रह जाएगा। और ड्वार्फ हो गया मतलब अब ये प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पाई, यहां उसका एक्सप्रेशन बंद हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं? यहां पर जीन है तो हाइट की, लेकिन इसके दो फॉर्म दिख रहे हैं। एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस हो रहा है,
और एक फॉर्म वो है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। बताओ कितने फॉर्म हो गए? 2। एक एक्सप्रेस हो रहा है, एक एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो जीन के 2 फॉर्म हो गए। और ये 2 फॉर्म किया म्यूटेशन ने, तो म्यूटेशन की वजह से जीन के 2 फॉर्म तैयार हो जाते हैं और इन्हीं फॉर्म को अलील्स कहा जाता है। तो अलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेट या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। और 2 फॉर्म कौन से हो गए? एक एक्सप्रेस कर रहा है, एक एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो ये डिफरेंट फॉर्म तैयार हुए, इन्हीं को अलील कहा जाता है, इनको ही अलील कहा जाता है। और इस अलील आने के पीछे रीजन होता है म्यूटेशन। अब इनमें से मान लीजिए ये प्रॉपर एक्सप्रेस कर रहा है, जो प्रॉपर एक्सप्रेस हो रहा है, तो ऐसे अलील को डोमिनेंट अलील कह देंगे। और इस डोमिनेंट अलील को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इसको यहां कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डोमिनेंट एलील को किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर, जिससे कैपिटल टी से लिख दिया, तो कैपिटल टी की वजह से ये टोल आ जाता है। अच्छा, ये जो म्यूटेशन हुआ, अब म्यूटेशन होने की वजह से प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो अब ऐसे एलील को रिसेसिव एलील कह देंगे। इस एलील का नाम रिसेसिव एलील, और इसको बच्चों यहां लिखा जाता है स्मॉल लेटर, मतलब स्मॉल टी से। यहां स्मॉल टी से लिख देंगे, तो ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, और ये टी स्मॉल टी आपस में एलील है। ये आपस में क्या कहलाएंगे? एलील। अब बताओ, ये जो अलील है किसकी वजह से बने? म्यूटेशन की वजह से। और अलील प्रेजेंट कहां होते हैं? यस, ये वेरी गुड क्वेश्चन है कि अलील कहां प्रेजेंट होते हैं। तो क्या आंसर दोगे? अलील होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे है। अगर यहां कैपिटल टी है तो उसके ठीक सामने ही स्मॉल टी होगा, नीचे भी नहीं, यहां है तो बिल्कुल सामने वाला ही स्मॉल टी होगा। तो अलील में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन के कारण अराइज होते हैं। और अलील होते क्या है? अलील कहां प्रेजेंट होते हैं? अलील प्रेजेंट एट सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे ही ये लोकेटेड होते। तो जो बातें मैंने अलील्स की समझाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बातें सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर सुन लेना, जेनेटिक्स में अलील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ये अलील सबको अच्छे से आना ही चाहिए, सबको अच्छे से आना चाहिए कि अलील क्या होता है। फिर से सुनो, अब क्या सीखा हमने? अलील का मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। और ये डिफरेंट फॉर्म कैसे हो गए? डिफरेंट फॉर्म मतलब एक एक्सप्रेस हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने से ये 2 अलग अलग फॉर्म तैयार हो गए, इनको अलील कहा। और अलील की खास बात, होमोलोगस क्रोमोसोम के ये सेम लोकस पे लोकेटेड होते हैं। सेम लोकस होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको समझाने के लिए क्या किया, एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बच्चों पहले आप नोट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ अलील? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर उसके आंसर दो आप। इन चारों में से कौन सा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है? हाँ, सोल्व करो। चलो चेक करते हैं। कर लिया सोल्व सबने? चेक करें, बताइए फर्स्ट सही है या गलत है? बोलो। हाँ, फर्स्ट गलत है क्योंकि लोकस बदल गया। यहां कैपिटल टी है तो स्मॉल टी यहां होना चाहिए था। गलत है। क्यों गलत है? रीजन बताओ। हाँ, इसलिए गलत है क्योंकि यहां लोकस बदल रहा है। इसको चेक करो, सही या गलत? अरे ये तो क्रोमोसोम ही अलग हो गए, ये बड़ा क्रोमोसोम, ये छोटा क्रोमोसोम। ये तो क्रोमोसोम ही आपस में नॉन होमोलोगस हो गए। क्रोमोसोम ही कैसे हो गए? नॉन होमोलोगस। जबकि हमने क्या पढ़ा? अलील तो होमोलोगस पे होना चाहिए, और लोकस भी बदला हुआ है, मतलब ये भी सही नहीं है। क्लियर? इसमें बताओ क्या गड़बड़ है? ये तो सही है। हाँ, सेम क्रोमोसोम पे नहीं होना चाहिए। अरे इसका एक और क्रोमोसोम बनाना था, उस पर बनाना था, तो ये भी गलत है। ऐसे सेम पर आर स्मॉल आर नहीं हो सकता। इसी तरह से बताइए क्या यहां सही है? बिल्कुल होमोलोगस है, लोकस भी एग्जैक्ट सेम है, यहां कैपिटल ई यहां स्मॉल ई, मतलब यही प्रेजेंटेशन एग्जैक्ट सही होगा। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो हम दे सकते हैं आंसर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 रहेगा। अच्छा, कैसे इसको प्रेजेंट किया गया? क्लियर हुआ बच्चों सबको अच्छे से? तो जो बात यहां पर अभी आपको समझाई है, ये बात आप लोग सब ध्यान रखें और याद रखना। आगे मैं कई बार आपसे कहूंगा एलील बनाओ, तो एलील बनाते टाइम क्या करना है? एलील बनाते टाइम सबसे पहले बच्चों ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम बनाना, और अगर यहां पर मान लीजिए मैंने कैपिटल बी लिखा इस जगह पे, तो स्मॉल बी ठीक उसके सामने लिखना है। मैं आपसे कहूंगा कि यहां बी है तो स्मॉल बी बिल्कुल सामने होगा। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, तो किसी की भी कॉपी में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत चाटे पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, यहां अगर कैपिटल बी है तो स्मॉल बी उसके ठीक सामने बनाना है और होमोलोगस पे बनाना है। तो एलील बनाने में कभी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो हमने जीन क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं, उसके बारे में समझा।
अब इन अलील को समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी का, जो आगे दिया गया मेंडलिज्म खत्म होने के बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में दिया है। वो काफ़ी आगे दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको ये पहले ही समझा देता हूँ। तो यहाँ पर दो तरह के अलील चलते हैं, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड अलील एक तरह का वही डोमिनेंट अलील ही होता है। अनमोडिफाइड अलील इसका एक नाम और होता है वाइल्ड अलील, एक नाम और होता है ओरिजिनल अलील। ओरिजिनल का मतलब जो इवोल्यूशन के साथ साथ आया है, ओरिजिन के साथ आया है, उसको हम ओरिजिनल अलील कहते थे। आपको समझाने के लिए अनमोडिफाइड अलील कहा किसको? अलील विच इज प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग। मतलब जब कोई प्लांट बना होगा, स्टार्टिंग में ही बना होगा, वहां से जो बना है उसको हम कह देंगे अलील, मतलब वो नेचुरल अलील होता है। इसे हम नेचुरल अलील कहें, अनमोडिफाइड कहें, वाइल्ड कहें, ओरिजिनल कहें, सारी बात एक ही चलती है। अच्छा, ये जो होते हैं जनरली अनमोडिफाइड अलील डोमिनेंट अलील होते हैं। नेचुरल का मतलब ये है कि जब मान लीजिए कोई प्लांट बना होगा तो उसमें स्टार्टिंग से जो आया होगा वो अनमोडिफाइड। अब मान लो उसमें म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको मॉडिफाइड कह देंगे। मॉडिफाइड अलील किसकी वजह से बनता है? तो ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण बनता है। और खास बात, जनरली मॉडिफाइड अलील जो होते हैं ये रिसेसिव अलील होते हैं। ये कौन से होते हैं? डोमिनेंट, और ये जनरली रिसेसिव होते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, यहां पर आपके सामने जैसे मैंने एक अलील कैपिटल टी लिखा, एक स्मॉल टी लिखा। कैपिटल टी का काम होता है टोल लाना, स्मॉल टी का काम है ड्वार्फ। अगर किसी प्लांट में ये कोई प्लांट है, इसमें स्मॉल टी अलील है, रिसेसिव अलील है, तो क्या ये पैदा नहीं होगा? हाँ, पैदा तो होगा बेटे। मतलब रिसेसिव एलील होते हुए भी ऐसा नहीं कि प्लांट पैदा नहीं होता, प्लांट पैदा तो होगा, लेकिन उसकी हाइट बहुत कम रहेगी। मतलब स्मॉल टी की वजह से इसकी हाइट ये ऐसे बहुत कम रहेगी। हाँ, अगर बच्चों इसके अंदर अब यहां पर कैपिटल टी एलील होता, अगर यहां पर कैपिटल टी एलील होता, तो कैपिटल टी एलील क्या करता कि इसकी हाइट को और ऐसे इनहेंस कर देता, और इनहेंस करके ये बन जाता टॉल। कहने की बात यह है कि एक मिनिमम हाइट तो आती है। अगर ये रिसेसिव अलील भी आ जाए, स्मॉल टी भी आ जाए, तब भी मिनिमम हाइट तो आती है। डोमिनेंट अलील क्या करता है? उस मिनिमम हाइट को और बढ़ाने का काम करता है, और बढ़ाता है तो इससे हाइट बढ़कर ये टॉल हो जाती है। तो ये नहीं सोचना कि जिसमें रिसेसिव एलील होता है वो पैदा नहीं होता। अरे वो पैदा होता है, एक मिनिमम हाइट बनती है, लेकिन यहां डोमिनेंट एलील की वजह से उस हाइट को और इनहेंस करते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील से अल्टीमेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता होगा, और यही प्रोडक्ट जाके इसकी हाइट को ऐसे इनहेंस करा देता होगा। तो डोमिनेंट एलील से कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जो हाइट को और इनहेंस करा देते हैं और प्लांट को टॉल बना देते हैं। दो तरह के एलील मैंने आपके सामने बताए, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। इनको अब मैं और डिटेल में आपको समझाता हूं। इनको समझाने के लिए मैंने, हाँ, ये सब नोट करके रखिएगा। इनको समझाने के लिए यहां पर ये क्रोमोसोम बनाए, होमोलोगस क्रोमोसोम। जब पी प्लांट में समझते एग्जांपल, जब पी प्लांट स्टार्टिंग में बने थे तो सारे टोल ही थे, सारे टोल थे, कोई ड्वार्फ था ही नहीं, बिल्कुल कोई ड्वार्फ ही नहीं था, सारे के सारे टोल थे। और यहां पर ये जीन या ये अलील ये टोल लाने का काम करता था, बिना किसी चेंजेस के बना था, तो ऐसे अलील को नाम दिया गया अनमोडिफाइड। नाम से समझ में आया, अनमोडिफाइड मतलब जो मॉडिफाइड नहीं हुआ है, जिसमें चेंज नहीं हुआ। इसको आप वाइल्ड अलील भी कह सकते हैं, इसको आप डोमिनेंट अलील भी कह सकते हैं, इसको आप ओरिजिनल अलील भी कह सकते हैं ना, ये सब वही है। अब ये अलील क्या करता था? अच्छा, यहां पर ये अलील था, ये भी अनमोडिफाइड ही था। अरे वही सेम ही है, होमोलोगस क्रोमोसोम में बिल्कुल जीन सेम है, स्टार्टिंग में सब सेम थे, सारे प्लांट भी टोल ही थे, ड्वार्फ का नाम ही नहीं था। अब बच्चों इस टोल, इस वाले जीन ने क्या किया? आरएनए बनाया, आरएनए से बना प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बना? नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल एंजाइम बना। अब इस नॉर्मल एंजाइम ने क्या किया? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया। सबस्ट्रेट को मैं एस से लिख रहा हूं, प्रोडक्ट के लिए पी से लिख रहा हूं। फिर ये प्रोडक्ट क्या करते हैं? मैंने अभी आपसे कहा था प्लांट में एक मिनिमम हाइट तो आती है, अगर ये प्रोडक्ट बन जाए तो ये प्रोडक्ट इस हाइट को और इनहेंस करेंगे, इस प्रोडक्ट की वजह से हाइट बढ़ेगी। और यहां पर ये जैसे एंजाइम होता है, जानते हो ना एंजाइम, ये एंजाइम है, इस एंजाइम पर यहां पे बच्चों ये सबस्ट्रेट जुड़ता है और इसी से ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये एंजाइम है। तो एंजाइम पे सबस्ट्रेट जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है और फिर यही प्रोडक्ट इसकी हाइट को बढ़ा देता है। अच्छा, प्रोडक्ट ने हाइट को बढ़ाया, मतलब प्लांट यहां पे टोल हो गया, और टोल हो गया तो ये हो गया डोमिनेंट फॉर्म। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल फॉर्म आ गया, ये ओरिजिनल फिनोटाइप तैयार हो गया। अच्छा, ये तो होता है जीन का टाइप, जीनोटाइप, और ये जो टोल बना ये कहलाता है फिनोटाइप, तो ओरिजिनल फिनोटाइप आया। और स्टार्टिंग में सारे प्लांट टोल ही थे, तो ये काम जीन अपना नॉर्मल काम कर रही है, प्लांट को यहां टोल बना रही है, सब कुछ बढ़िया था।
ये कौन सा एलील था बच्चों? अनमोडिफाइड, जो मॉडिफाइड नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ये भी अनमोडिफाइड था, तो ये भी प्लांट को टॉल ही बनाता था। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, इसमें चेंज तो आया। और चेंज लाने वाला, हाँ, चेंज लाने वाला कौन होता है? म्यूटेशन। तो इसके अंदर यहां म्यूटेशन हुआ, और जैसे बच्चों इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने से हुआ क्या कि ये अनमोडिफाइड से हो गया मॉडिफाइड, क्योंकि म्यूटेशन ने कुछ तो यहां चेंज किया होगा, और चेंज किया तो ये क्या बन गया? मॉडिफाइड। तो इसको हम कह देते हैं मॉडिफाइड एलील। ये कौन सा था? अनमोडिफाइड। और ये क्या बन गया? मॉडिफाइड। अब बच्चों इसमें म्यूटेशन जब होता है तो ये कई तरह से हो सकता है। मैं कुछ अलग अलग केस लेके यहां समझाता हूं। यहां पर केस नंबर 1 पे हम बात करें। केस नंबर 1 में जब यहां म्यूटेशन हुआ, अरे म्यूटेशन तो बहुत तरह से हो सकता है, कई तरह से म्यूटेशन हो सकता है, हमने पढ़ाई है, सेम सेंस, मिस सेंस, नॉन सेंस, कई तरह से चलता है। यहां जब म्यूटेशन हुआ है, और म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा हुआ कि यहां पे जो आरएनए बना, प्रोटीन बना, वो सब नॉर्मल ही बना। ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सेम सेंस म्यूटेशन हो। मान लीजिए इस आरएनए में यू कोडोन है, कुछ याद है? फिनाइलिन को कोड कर रहा था, यहां सी आ गया, अरे म्यूटेशन से सी आ गया, कोडोन में बदलाव आ गया, तो अमीनो एसिड बदल तो गया, लेकिन यहां पर कोडोन में बदलाव आ गया, लेकिन अमाइनो एसिड कई बार सेम हो सकता है, जैसे ये भी फिनाइलिन को कोड करे। और अगर अमाइनो एसिड सेम आया तो यहां पे भी नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा। लेस एफिशिएंट का मतलब होता है जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, म्यूटेशन हुआ फिर भी नॉर्मल एंजाइम बन गया, या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट, मतलब हल्की बहुत उसकी एफिशिएंसी कम रही होगी। अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना है, अब सोच जरा, यहां पे बच्चों ये एंजाइम बना है, ये एंजाइम बना है, तो अब इस एंजाइम में क्या यहां सबस्ट्रेट आसानी से जुड़ पाएगा? अरे जब नॉर्मल एंजाइम है तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो ये एंजाइम उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। सबस्ट्रेट ने किस में चेंज कर दिया? प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट बन गया, अगर प्रोडक्ट बन गया तो प्लांट की हाइट बढ़ेगी, और प्लांट की हाइट बढ़ेगी मतलब टॉल बनेगा, और टॉल बनेगा मतलब डोमिनेंट फॉर्म आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं मैं। म्यूटेशन हुआ लेकिन फिर भी टॉल आ गया, डोमिनेंट आ गया, मतलब कोई जरूरी नहीं कि म्यूटेशन से हमेशा रिसेसिव आएगा। म्यूटेशन हुआ, मॉडिफाइड हुआ, लेकिन फिर भी यहां टॉल आ सकता है, मतलब डोमिनेंट फॉर्म आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि म्यूटेशन से हमेशा रिसेसिव आएगा ही आएगा, ये डोमिनेंट भी रह सकता है। अब बच्चों चलते हैं केस नंबर 2 पे। ये बात समझ में है सबको अच्छे से? हाँ, म्यूटेशन से भी डोमिनेंट कब आ सकता है? जब नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बने। अब मान लो इस बार ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ कि यहां पे आरएनए, तो केस नंबर 2 में आरएनए तो बना, लेकिन इस बार नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। नॉन फंक्शन मतलब काम ही नहीं कर रहा है, मतलब ये जो एंजाइम बना ये काम ही नहीं कर रहा है, एंजाइम ही काम नहीं कर रहा है। जब एंजाइम काम नहीं कर रहा है तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा ही नहीं। अरे जब एंजाइम ही काम नहीं कर रहा है तो सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा, और सबस्ट्रेट जब जुड़ नहीं पाएगा तो प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ही नहीं बना। अब सोचो, जब ये प्रोडक्ट ही नहीं बना तो हाइट बढ़ेगी नहीं, यानी प्लांट यहां पे ड्वार्फ रह जाएगा। यानी इस कंडीशन में आगे प्लांट ड्वार्फ रहा जब यहां पर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ जिससे नॉन फंक्शनल एंजाइम मिला, तब जाके ड्वार्फ रहा। अच्छा, ड्वार्फ आने के लिए क्या हुआ? नॉन फंक्शन, और ड्वार्फ मतलब ये एक तरह का रिसेसिव फॉर्म है। इसी तरह से एक बार बात करते हैं केस नंबर 3। इस बार क्या हुआ? आरएनए बना, लेकिन इस बार ऐसा कुछ म्यूटेशन हुआ कि यहां पर एंजाइम बना ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा कुछ गड़बड़ हुई कि एंजाइम बना ही नहीं, नो एंजाइम एट ऑल। और जब एंजाइम नहीं बना तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अब कुछ सोचो, जब ये एंजाइम ही नहीं है तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। आप देखो, प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि जब एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो प्लांट यहां ड्वार्फ रहेगा, मतलब रिसेसिव फॉर्म आ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां समझा रहा हूं, यहां पर रिसेसिव आने के, ये जो रिसेसिव आने के 2 कंडीशन आपको दिख रही है। रिसेसिव आने की 2 कंडीशन है। पहला केस, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, मतलब एंजाइम बने लेकिन काम ना करे, और दूसरा केस, या एंजाइम बने, एंजाइम यहां बने ही नहीं। दूसरा केस, नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम का फॉर्मेशन ना हो। तो इन दोनों केस में ही रिसेसिव आता है। यानी एक बात हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझी, जब भी म्यूटेशन होगा हमेशा रिसेसिव नहीं होगा। म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट हो सकता है जब वो नॉर्मल एंजाइम बनाए। अगर नॉर्मल एंजाइम बनाए तब तो वो वहां पर नॉर्मल एंजाइम बनाए तब तो वो डोमिनेंट ही रहेगा, लेकिन इन दोनों केस में आके ये रिसेसिव फॉर्म तैयार होता है।
तो मेरा क्वेश्चन, जैसे ही म्यूटेशन हुआ क्या रिसेसिव तैयार हो गया? ऐसा नहीं है। अगर ये कंडीशन हुई तभी जाके रिसेसिव होगा। अब यहां पर ये तो था अनमोडिफाइड एलील, म्यूटेशन के बाद मॉडिफाइड एलील हुआ। अगर हम इन अलग अलग केस की बात करें, यहां पर ये जितनी बातें की हैं ये सब आप नोट करके रखें बच्चों, पहले इधर से नोट कर लो और फिर इधर वाला भी। क्लियर? अब इसे मैं अगली बात समझाता हूं। यहां पे बच्चों अब लेते हैं, जैसे ये अनमोडिफाइड से तो डोमिनेंट बना था, टोल बना था। अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 मतलब इसकी बात करें, मॉडिफाइड एलील का काम था टोल लाना, इसका काम था टोल लाना, और इसका अनमोडिफाइड का काम भी तो टोल लाना ही था। तो दोनों के काम कैसे हैं? सेम। यानी मैं लिख सकता हूं मॉडिफाइड एलील और ये अनमोडिफाइड एलील। केस नंबर 1 की बात कर रहा हूं, इस केस की, ये भी टोल ला रहा है, ये भी टोल ला रहा है, मतलब दोनों के काम बराबर है, दोनों काम बराबर है। अनमोडिफाइड एलील जो होता है ये आप सभी जानते हैं, ये तो होता है बच्चों डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है, जनरल ये डोमिनेंट होता है, तो यहां पर भी ये डोमिनेंट ही रहेगा, ये भी डोमिनेंट ही रहेगा। यानी ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी रहेगा। यानी म्यूटेशन के बाद कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रिसेसिव बनेगा, ये यहां पर डोमिनेंट भी हो सकता है। अरे बात समझ में? और ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब नॉर्मल एंजाइम बने, या लेस एफिशिएंट, मतलब थोड़ी सी उसकी एफिशिएंसी कम हो, काम तो करेगा लेकिन। बात समझ में? अच्छा, केस नंबर 2 और 3 की चर्चा करें। 2 और 3 यहां पे आप देखो, केस नंबर 2 और 3 की बात करें, यहां पर इस मॉडिफाइड एलील ने द्वार बनाया, इधर भी मॉडिफाइड एलील ने द्वार बनाया, मतलब रिसेसिव बनाया। अनमोडिफाइड का काम तो था टोल लाना और इसका काम था ड्वार्फ लाना, दो केस में, 2 और 3 में। तो बताओ, इसका काम इक्वल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं केस 2 और 3 में मॉडिफाइड एलील अनमोडिफाइड एलील के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। और ये इक्वल नहीं है तो अगर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं डोमिनेंट, अगर यहां इसको डोमिनेंट लिख देते हैं तो ये यहां बन जाएगा रिसेसिव। यानी इसी कंडीशन में मॉडिफाइड एलील रिसेसिव होगा। और मॉडिफाइड एलील को रिसेसिव कब कहेंगे? जब दो सिचुएशन हो, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या नो एंजाइम एट ऑल हो। इन्हीं दोनों कंडीशन में जाके ही ये रिसेसिव बनता है। तो जो बात मैंने यहां पे समझाई है, ये एनसीईआरटी का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको समझाया है। और ये पैराग्राफ आपको कहां पढ़ना है? हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। देखना आप एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के नीचे एक पैराग्राफ लिखा होगा, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। और उस पैराग्राफ को जब आप पढ़े तो ये डायग्राम सामने रखें, मतलब वहां पे जब पढ़ोगे तो वहां ही मिलेगा आपको कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं हुआ। ये 3 केस यहां बनाए। अब जितना कुछ मैंने आपको समझाया उसको अब मैं समराइज करता हूं। मॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील 2 तरह के हैं। अनमॉडिफाइड एलील मतलब जो ओरिजिन के साथ आया, इवोल्यूशन के साथ आया। मॉडिफाइड मतलब जो म्यूटेशन की वजह से बना। मॉडिफाइड कई तरह से हो सकता है, कई तरह से उसमें म्यूटेशन हो सकता है। मॉडिफाइड होने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि वो रिसेसिव बनेगा ही। अगर म्यूटेशन हो, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बने तो वो डोमिनेंट ही रहेगा। हाँ, नॉन फंक्शन एंजाइम बने या नो एंजाइम एट ऑल बने तभी जाके वो रिसेसिव आएगा। तो क्वेश्चन आएगा, मॉडिफाइड एलील को रिसेसिव एलील कब माना जाएगा? तो रिसेसिव एलील तब माना जाएगा जब वो या तो एंजाइम बना ही नहीं या बनाए तो नॉन फंक्शन एंजाइम बनाए। तो जो बात यहां समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? और एक लाइन फिर पूछता हूं, क्या म्यूटेशन होने से रिसेसिव बन ही जाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं, म्यूटेशन के बाद भी डोमिनेंट हो सकता है यदि वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन करे। जो बात बच्चों यहां पर अभी सिखाई गई, क्लियर हुई? अब एनसीईआरटी में जाके उस पैराग्राफ को आज ही पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा उसको, और ये सब बातें वहां पर क्लियर करिएगा। अभी हमने सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट नहीं की, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आगे लेंगे। अब आज के लिए इतना ही।